वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। आज मैं लंदन आया हुआ हूँ और मेरे दोस्त हैं, बहुत ही अजीज़ हैं। हमारी 2008 में मुलाकात हुई थी लाहौर में और फिर काफ़ी सालों बाद हुई और आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने ये स्टडी वीज़ा पे आए थे यूके में और आज ये ब्रिटिश सिटीज़न हैं और ये जो बिज़नेस मैनेजमेंट है वो पढ़ाते हैं। डॉक्टरेट इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे। और आज हम इनसे पूछेंगे कि क्या फ्यूचर है जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से यूके आना चाहते हैं स्टडी के लिए, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या प्रोसेस है, क्या कौन सा है, क्या बेनिफिट है और आया कि अगर वो स्टडी पे आते हैं तो उनका आगे क्या फ्यूचर है, यहाँ पे लाइफ कैसी है, यहाँ पे अखराजात कैसे हैं, लिविंग कैसी है, अर्निंग कैसी है। ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन हम इनसे पूछेंगे। इसलिए पूछेंगे कि ये एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं और प्रोग्राम के लीडर हैं, लीड करते हैं। इनके नीचे जो 53 टीचर्स हैं वो इनके नीचे हैं, काम करते हैं, ये उनको लीड करते हैं। तो ये हमें बेहतर और रिलायबल इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। तो चलें शुरू करते हैं, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया जी। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया अपने चैनल में और नाजरीन को भी कहेंगे इनका चैनल फॉलो करें जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। जी सर पूछेंगे जी शाहिद भाई, अपना थोड़ा सा बताएं। आप स्टडी पे आए थे, कैसी रही आपकी जर्नी? शॉर्टली ब्रीफली क्या क्या मुश्किलात आई, क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया और आप माशाल्लाह आप डॉक्टरेट कर लिया है और आप माशाल्लाह अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी कर रहे हैं। तो हमारे देखने वालों को बताइए, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई चाहता है कि वो यूके आए और यहाँ पे स्टडी करे। तो अभी जो आजकल के हालात हैं उसमें बताएं और अपना जर्नी भी थोड़ा सा शेयर करें। जी जी क्यों नहीं। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि 2008 में हम मिले थे, तो वो 2008 की मुलाकात अभी तक याद है जब हम मिले थे पहली दफ़ा। तो उसके बाद मैं 2009 में मैंने अप्लाई किया स्टडी वीज़ा, तो फिर मैं 2010 में आ गया यूके। जर्नी बहुत टफ थी स्टार्टिंग में। तब तक जब कॉलेजेस होते थे, छोटे कॉलेजेस होते थे, उसमें लोग एडमिशन लेके आ जाते थे, मोस्टली बोगस कॉलेजेस होते थे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे सीन हुआ था कि जिस कॉलेज में मैं आया था तो उनका स्टेटस इतना अच्छा नहीं था। फिर मैंने अपने स्विच किया डिग्री प्रोग्राम में। फिर मैंने 4 साल अंडर ग्रेजुएट किया लंदन से, एक इंस्टीट्यूट से। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया, फिर डॉक्टरेट की। पर जब मैंने वो सारा जर्नी जो 10-12 साल की स्टडी है, 2010 में आया था, 2023 है, 13 साल हो गए इस बात को। बहुत हर्डल थे, बहुत मुश्किल थे, पर सबसे जो मेन मोटिवेशन थी कि यार पढ़ना है। अगर पढ़े हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, बैठे हुए हैं। क्योंकि एजुकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा जो ना वो सिखाती है और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि यार मैंने अभी इस बेहतर से बेहतर जॉब अप्लाई करनी है, अच्छी से अच्छी नौकरी के लिए देखना है ना। तो मेरे साथ बड़े दोस्तों ने सफ़र शुरू किया था, पर काफ़ी ज़्यादा दोस्त वापस चले गए थे क्योंकि वो स्टडी को नहीं कर सके कंप्लीट। और मैं ऑलमोस्ट 2 आवर जर्नी करके लंदन से बाहर रहता था, साउथ एंड एक जगह। तो उधर से मैं आता था पढ़ने, तो वीक में 2-3 दफ़ा आता था। पर यह कि मैं स्टडी को अपनी मेन प्रायोरिटी पर रखा हुआ था। काम भी हम करते थे जो 20 घंटे अलाउ होते थे स्टडी वीज़ा पे। पर तब ये थी, तब फीसें वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी होती, तब आप अफोर्ड कर पाते थे। थोड़े वसाइल में भी आप सिस्टम चला लेते थे, जब 10 साल पहले की बात, जब आया था नया नया। पर तब ये था कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे पढ़ते। तो फिर उसकी वजह से क्रैकडाउन हुआ 2012-13-14 में गवर्नमेंट की तरफ से। फिर काफ़ी ज़्यादा बोगस कॉलेजेस बंद हो गए, स्टूडेंट बेचारे काफ़ी परेशान हुए, कुछ वापस चले गए, कुछ रह गए, कुछ फिर इलीगल रह गए, कुछ कंप्लीट कर चुके। मेरे जैसे खुशकिस्मत जो बंदे हैं वो कंप्लीट कर सके स्टडी अपनी, तो आगे अपने करियर की तरफ फोकस करना शुरू हो गया। मैंने भी फिर टीचिंग स्टार्ट की 2018 में, जब मैंने अपनी डॉक्टरेट स्टार्ट की। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हमें टीचिंग करते हुए, टीचिंग इस प्रोफेशन में, एजुकेशन में। तो बड़ा कुछ सीखा है पिछले 5 साल में भी। तो ये कि स्टार्टिंग में जो जॉब्स करते हैं वो बड़ी बेसिक और जॉब्स थी, बड़ी बेसिक सैलरी थी। और पर यह कि वो प्रायोरिटी नहीं थी जॉब, स्टडी प्रायोरिटी थी। इसलिए फिर आगे मतलब आपने फोकस रखा कि अपने गोल के पे मैंने कि स्टडी कंप्लीट करनी है और किसी मुकाम पे पहुंचना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता रहा हूँ वो ही अब मुझे बुला रहे हैं कि आप आके लेक्चर दें हमारे पास। तो ये अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है कि जी इंसान की ख्वाहिश होती है कि यार जहाँ मैं पढ़ा हूँ मैं उधर भी पढ़ाऊँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा है उधर तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो माशाल्लाह अच्छा चले अब माशाल्लाह बड़ी इम्प्रेसिव, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत हार्डशिप भी की, मेहनत की, फोकस रहे। अब बताइए कि हमारे जो देखने वाले हैं या जो स्टूडेंट भी
पाकिस्तान से आना चाहते हैं या इंडिया से या साउथ एशिया से या कहीं भी जो हमारी मैसेज सुन रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? आजकल कैसा है, इंटर करने के बाद आ सकता है, ग्रेजुएट करने के बाद, मास्टर करने के बाद क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या फ्यूचर है, क्या? क्योंकि कुछ लोगों का यही ज़हन होता है कि हम वहाँ पे जाएंगे, स्टडी करेंगे और साथ पार्ट टाइम जॉब करके हम अपनी स्टडी को मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले बताइए कि क्या रिक्वायरमेंट है आने के लिए और कितना खर्चा आ जाता है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये बहुत कॉमन आजकल, हर बंदा बाहर आना चाहता है स्टडी वीज़े पे, क्योंकि जो हमारी जो यंग जनरेशन है उनको लग रहा है कि बाहर जाके ही वो सेटल होंगे और पढ़ के। मेरी भी कुछ ऐसी सोच थी जब मैं आया था 2010 में आया था, मैं भी 18-19 साल का था तब। तो तब थोड़ा सा हमें ये बेनिफिट था कि तब फीसें बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब तो फीसें बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं, अब तो कहीं मोस्टली लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते बाहर की यूके की स्टडी, और मे बी ऑस्ट्रेलिया, उनका भी मे बी सेम ही सिस्टम होगा। मैं भी इंटर के बाद आया था टू बी ऑनेस्ट, और इंटर के बाद आ सकते हैं स्टूडेंट, मास्टर मैट्रिक के बाद भी आ सकते हैं, इशू इसमें नहीं बताइए है। कि आईएलटीएस की क्या रिक्वायरमेंट है इंटर के बाद और कितनी मिनिमम बजट होना चाहिए, देखिए एवरेज? बजट तो बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है अब। जब अगर आप इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद अगर आपने फाउंडेशन ईयर होता है प्रोग्राम, जैसे फुल प्रोग्राम 4 साल की डिग्री होती है, उसमें फाउंडेशन ईयर जो है ना वो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होती है कि आप उसमें आते हैं 1 साल के लिए, फिर आगे 3 साल के लिए आप डिग्री प्रोग्राम में जाते हैं। अगर आपने इंटर में अच्छे नंबर मार्क्स लिए हुए हैं पर आप आर्ट्स में भी 5.5-6 बैंड हैं आपके, तो वो आपका एग्जाम्प्ट भी कभी कभी फाउंडेशन हो जाता है, कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम्प्ट कर देते हैं क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी है और सारा कुछ देख के ना वो आपके मार्क्स भी देखते हैं कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आए हुए हैं आपके इंटर में, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाए तो वेल एंड गुड है, ना हुए तो फिर ऑब्वियसली उसकी फीस भी आपको पड़ती है एक एक्स्ट्रा साल की। उसमें 5.5 बैंड आई थिंक मोस्टली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं, 5.5 बैंड आप अगर ले लें तो आपको जो है ना फाउंडेशन में एडमिशन मिल जाता है। पर मसला जो आ रहा है वो ये है कि फाउंडेशन ईयर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी 13 से 14 हज़ार पाउंड 1 साल का चार्ज करती हैं उस स्पेसिफिक ईयर का जिसमें आपने आना है, जो लीडिंग टू डिग्री रूट होता है ना ईयर। तो उसमें ये होता है कि अगर 13-14 हज़ार फीस है तो मिनिमम स्टूडेंट्स को जो है ना वो 6 to 7,000 पाउंड पे करना पड़ता है, मतलब 50%, ऑलमोस्ट 50% पे करेंगे, फिर उनका कैश इशू होगा। कैश इशू होने से पहले ऑब्वियसली इंटरव्यू होता है, उसमें सारा वो कंडीशनल लेटर होता है, अनकंडीशनल लेटर तब इशू होता है जब वो कैश वगैरह आपको इशू करना हो, उन्होंने आपकी फीस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद फिर वो बैंक स्टेटमेंट देखते हैं आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप आपकी रिमेनिंग फीस और प्लस आपके लिविंग एक्सपेंस आप शो करा सकते हैं, फिर आपको वो कैश इशू करते हैं सारी सेटिस, क्योंकि यूनिवर्सिटी मेक श्योर करती है कि कैश क्या चीज़ है? कैश होता है कंफर्मेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज, ठीक है। सही। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता पाकिस्तान में कि यार कैसे जाना बाहर, वो मोस्टली वो रिलाय करते हैं जो लोकल उनके एजेंट्स होते हैं, जो लोकल जो कंसल्टेंट्स होते हैं, और मोस्टली मिस गाइडेड होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होती। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ना हमारे लोगों का, वो रिसर्च खुद नहीं करना चाहते, वो लोगों की इन्फॉर्मेशन पर रिलाय करते हैं कि यार वो मुझे उसने कहा तो ऐसा ही होगा, खुद रिसर्च नहीं करने की आदत है ना लोगों को। तो आई थिंक वो जो कैश इशू होता है ना उसके बाद फिर आप जो है ना वो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाते हैं, फिर आपका हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको अगर कैश इशू करते हैं ना आपका वीज़ा लग जाता है, स्टडी वीज़ा, उसमें ये कोई फ्रॉड नहीं होता कोई ऐसा ना। तो फीस कितनी बनती है जो आप बता रहे हैं कि मिनिमम इतनी पे करते अगर हैं? पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से आजकल के हिसाब से लगाएं, अगर 7,000 है तो टाइम्स कर लें 375 तक जा रहा है पाउंड, अराउंड 25 तो 26-27 लाख तक बनता है। हम्म। और प्लस ऑब्वियसली अगर आपने पाकिस्तान से बैंक ट्रांसफर करना है तो उसके अलावा वो कोई 1-1.5 लाख रुपए अलावा वो लेते हैं, चार्ज करते हैं ट्रांसफर करने का भी। ट्रैवलिंग फिर लिविंग, अच्छा। और वो फीस के बाद आपने वीज़ा एप्लीकेशन और आईएचएस की फीस आजकल तकरीबन 1100 पाउंड बनती है एक एप्लीकेशन की स्टडी वीज़ा पे, वो तकरीबन 4-1 लाख बनती है, वो 4 लाख तो 30 लाख 32 लाख ये लग गया। और बैंक स्टेटमेंट भी आपने वो शो करवाने जिसके अंदर आपने रिमेनिंग अपने फंड शो कराने हैं जो फीस के, प्लस यू हैव टू शो कि आपने शो कराने जो मेंटेनेंस फीस है जो 12-13 हज़ार यूनिवर्सिटी की जो गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट है ना वीज़ा होम ऑफिस की, जो आपने मेंटेनेंस शो करानी है कि आपके लिविंग एक्सपेंस आप बेयर कर सकते हैं यूके में आके। 9 मंथ के होते हैं, 13 हज़ार पाउंड आई थिंक होते हैं ऑलमोस्ट। तो 20-22 हज़ार पाउंड की आपको बैंक स्टेटमेंट भी मेंटली प्रिपेयर होना है कि वो भी शो करवानी है, फिर आपका कैश इशू होगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी कैश देगी, फिर आप अप्लाई करेंगे वीज़ा, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी में जमा करवाने होते हैं और वीज़ा आ जाता है विदिन 2-3 वीक्स में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया, अब भाई देख लिया आप कि 30 to 35 लैक्स आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस और ये जो वीज़ा प्रोसेस हुआ उसकी फ़ीस है। अब हम बात करेंगे कि जब बंदा आ जाता है तो उसकी रिहाइश का कितना खर्चा आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, खाना, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं,
वो भी आपने कैलकुलेट करनी है, और आपने फिर रिमेंबर कि आपने वो जो रेस्ट ऑफ 6 महीने की फीस है वो भी आपने आते ही पे करनी है। अब उस बारे में थोड़ा बताइएगा कि आते ही फिर वो आते जब बंदा आ जाता है फिर आगे वो किसकी उसकी क्या दौर हो जाती है, रिहाइश, खाना, काम और स्टडी किस तरह मैनेज होती है, क्या खर्चे हैं, थोड़ा इस पे रोशनी डालें। जी जी, वो उसमें यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी। और यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि जो स्टूडेंट आते हैं जो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, अगर कोई बंदा इंटरमीडिएट के बाद आ रहा है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है काम करने का पाकिस्तान में या इंडिया में, जहाँ भी वो उसने कभी काम किया ही नहीं होता एक्चुअली। तो वो जब इधर आते हैं तो फिर वो आके वो स्ट्रगल करते हैं, जॉब नहीं मिलती जॉब, क्योंकि उनको जॉब बड़ी और जॉब मिलेंगी जिसमें, क्योंकि मिनिमम वेज जो है ना वो अगर 20 आवर्स पे भी इनको अलाउ है ना जॉब करना, तो उनको £10.40 मिनिमम मिलना चाहिए पर आवर। वो उस तरह की जॉब मिलने में थोड़ा चैलेंज होता है क्योंकि उनके पास वो रेलिवेंट स्किल्स नहीं होते, और मे बी कम्युनिकेशन का भी थोड़ा चैलेंज होता है। फिर वो और जॉब अगर करते हैं तो वो फिर 5-6 7 मैक्सिमम घंटा देते हैं, जो लोकल रेस्टोरेंट्स में कर लेंगे या किसी चिकन शॉप पे कर लेंगे या कोई और जॉब करेंगे। उसमें फिर वो जब वो टाइम्स नंबर ऑफ आवर्स वो काम करेंगे ना, फिर वो उनकी स्टडी कंप्रोमाइज होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वो इतने पैसे नहीं बना सकेंगे कि उनके लिविंग एक्सपेंस कवर हो सके। तो यहाँ पे बिग चैलेंज ये आता है कि अगर एक बंदा स्टूडेंट आता है तो वो पीछे से बैंक स्टेटमेंट शो करवा रहा है कि उसके पास इनफ फंड्स हैं, इधर आके वो अकोमोडेशन नहीं ढूंढता, तो ऑब्वियसली वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो अकोमोडेशन अगर आपने एक सिंगल रूम लेना है या अगर शेयरिंग में भी लेना, 300-400 पाउंड कहीं नहीं गया आपका महीने का। और मेरे ख्याल से सबसे जो बिगेस्ट चैलेंज ये आता है कि मोस्टली स्टूडेंट जो आते हैं वो उनको जो उनके कंसल्टेंट एजेंट्स होते हैं उनको वो लंदन में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेके देते, आउट ऑफ लंदन लेके देते हैं। वो ज्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि तो जॉब नहीं मिलती। ठीक है, तो लिविंग एक्सपेंस कम होते हैं एज कम्पेयर टू लंदन, पर लंदन मैं प्रीफर इसलिए करूंगा क्योंकि इधर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है और आपको मिल जाती जॉब इजीली, इतना वो चैलेंज नहीं होता। पर यह कि स्ट्रगल आप करते हैं डेफिनेटली फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ्स, पर ड्यूरिंग दैट पीरियड वो फिर यूनिवर्सिटी भी आपको कहती है भाई आपकी बाकी जो फीस है उसको कब आप पे कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट कि आप वो अब उसी टाइम पे करें, वो आपको थोड़े ऑप्शन देते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दें, पर स्टिल यू हैव टू पे लॉट ऑफ मनी। 6-7 हज़ार पाउंड अगर आपने तो पे करना आया कि वो रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि वो अगर काम करें तो क्या वो पे कर सकते हैं व्हाइल मैनेजिंग लाइफ, डे टू डे लाइफ, क्या वो मैनेज कर सकते हैं? नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि फिजिबल नहीं है। फिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि 6-7 हज़ार पाउंड अगर आपने यूनिवर्सिटी का भी देना है प्लस आपने अपने एक्सपेंस पेयर करने हैं, तो वो फिर वो मैनेज नहीं हो पाता। वो फिर वो क्या होता है कि स्टूडेंट कहते हैं यार मैं क्या करूं, फिर मोस्टली स्टूडेंट फेड अप हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो फिर वो यहाँ तो फिर स्टडी को छोड़ देते हैं कम्प्लीटली क्योंकि उनके पास फंड्स ही नहीं होते, यूनिवर्सिटी को क्या वो पे करें। और या फिर उनको जॉब की ज़्यादा शौक होता है कि यार थोड़ा पैसे बना लें, तो वो जब वो पैसे बनाने के चक्कर में रहते हैं ना, कंप्रोमाइज़ हो जाती है उनकी स्टडी सारी। तो 30-40 घंटे अगर वो काम करेंगे वीक का तो फिर स्टडी कब करेंगे? लीगली उनको 20 घंटे अलाउ हुआ है, पर वो मोस्टली स्टूडेंट फिर वो क्या करें, मजबूर हो जाते हैं, उनको रेंट भी पे करना है, उनको अपने ट्रांसपोर्ट भी पे करनी है, खाने का भी पे करना है। तो क्योंकि पीछे से तो वो मंगवाने से रहे क्योंकि वो सब वो बेच बाच के सब कुछ आए होते हैं। जी भाई देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो आप ये सोच के आ रहे हैं कि आप यहाँ पे आके फीस मैनेज कर लेंगे तो वो इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल, फिजिबल नहीं है। अगर तो पीछे से फीस आ जाएगी तो फिर तो कोई मसला नहीं। चलें लेट्स से फीस हो गई, मैनेज हो गई, 4 साल पूरे कर लिए, उसके बाद क्या प्रोस्पेक्ट है? उसके बाद क्या उसको आप चेंज कर सकते हैं वर्क परमिट या कंटिन्यू स्टडी करेंगे? क्या उसका अभी अकॉर्डिंग टू नाउ डेज रूल्स क्या अपडेट्स हैं? लेकिन जब मैं पढ़ता था तो मैंने तो कंटिन्यू स्टडी की फॉर 10-12 ईयर्स, फिर मैंने ऑब्वियसली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन लिया। पर जब मैं पढ़ता था तब ये रूल नहीं था, तब इन्होंने बंद कर दिया था 2012-13 में कि पोस्ट स्टडी वीज़ा बंद कर दिया था इन्होंने। फिर जो हम थे ना स्टूडेंट, हमने फिर स्टडी पे ही फोकस किया कि यार पढ़ना है और इसको आगे ना इसी रूट पर रहना। अभी रिसेंटली इन्होंने रूल थोड़ा चेंज किया कि स्टूडेंट जो है वो अगर डिग्री कंप्लीट करता है तो उसका फिर उसको कहते हैं ग्रेजुएट वर्क स्कीम एक होती है, वो 2 साल का वीज़ा देते हैं, वो आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आप उस 2 साल में आप काम कर सकते हैं। पर मसला यह है कि वो जो आपके स्टडी का जो टाइम होगा ना, 1 साल 2 साल या 4 साल, वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि आप नए रूट पे जा रहे हैं ना, आप ग्रेजुएट वर्क स्कीम पे चले गए हैं। और Tier 4 वाला जो रूट है ना वो आपको ब्रेक हो जाएगा उधर ही। जब हम पढ़ते थे तब वो ब्रेक नहीं था हुआ। अभी इन्होंने रिसेंटली वो रूल को ख़त्म कर दिया कि स्टूडेंट इधर कंटिन्यूस स्टडी करके उस 10 ईयर्स रूट पर नहीं जा सकता। पहले लोग चले जाते थे 10 ईयर्स रूट, जैसे मैं था, मेरे और भी दोस्त थे। अभी वो ये चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने स्टडी की है, हम आपको 2 साल का वर्क वीज़ा देते हैं जिसमें ग्रेजुएट वर्क स्कीम देते हैं, उसके अंदर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें, जो आपने स्टडी की है उसके रेलिवेंट आप अच्छी जॉब करें, और फिर आप उधर से ही आप इतने एक्सपीरियंस हो जाए कि आपको इजीली कोई कंपनी आपको हायर कर ले फॉर चेंजिंग इनटू Tier 2 रूट, जिसमें आपको वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप हो जाती है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, बड़ी कंपनी से।
अगर वो 2 साल आपने सही तरह काम नहीं किया, आपने अपनी फील्ड में नहीं काम किया, आपने अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लिया और स्किल डेवलप नहीं की, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है टीयर 2 लेना, क्योंकि ओबियसली कंपनी आपको क्यों हायर करेगी अगर उनके आपको पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पे वो फिर चैलेंज आ जाता है कि फिर वो कहते हैं कि यार अब क्या करें, तो फिर वो भागते हैं कोई भी टीयर 2 मिल जाए। कोई भी टीयर 2 तो आराम से मोस्टली लोग जो है ना वो कहते हैं यार चलो पैसे दे के ले लेते हैं। अगर कोई जेन्युइन कंपनी में आप टीयर 2 लेंगे ना, वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपकी स्किल पे वो जी। आपको जो है ना वो एडमायर करेंगे, यार आप हमारे लिए एक वैल्यू करते हैं तो हम आपको देंगे ना, ऐसे ही दे देंगे। और अगर आप पैसे देकर टीयर 2 लेंगे, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो होते हैं ना बिल्कुल छोटे बिजनेस होते हैं, वो पैसे बनाने के लिए आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आप हमें पैसे दें, हम आपको दे देते हैं, पर वो उन पे आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनका 2 माह 3 माह बाद हौसलन कंपनी बंद हो जाए तो फिर आपको दोबारा से नया ढूंढना पड़ता है स्पॉन्सर। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और अप्लाई करने की भी फीस बहुत ज्यादा होती है इनकी। सही है। यूके वीए की काफी ज्यादा फीस अभी है। जो आ रहे हैं अभी काफ़ी रिसेंटली काफ़ी एक देखने में आया कि स्टूडेंट आ रहे हैं ग्रेजुएशन पे या कोई भी प्रोग्राम पे, तो साथ अपने स्पोर्स को भी लेके आ सकते हैं, फियांसे को भी, डिपेंडेंट को। तो अभी क्या रिसेंट के अभी क्या चल रहा है, क्या वो अभी भी लेके आ सकते हैं, अभी क्या अपडेट न्यूज़ है, और अल्टीमेटली क्या वो भी टीयर 2 पे शिफ्ट हो सकेंगे? प्रपोजल तो है कि इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फिर वो स्पाउस और उनके बच्चे सारे आ जाते हैं, फिर वो स्टडी भी बहुत कंप्रोमाइज़ होती थी, क्योंकि वो जनरली फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना फैमिली, क्योंकि अकेले बंदे का रहना इतना एक्सपेंसिव है, 300-400 पाउंड उसको कमरे का देना पड़ता है। अगर फैमिली के साथ आएगा तो 1200-1300 पाउंड उसको इजीली पे करना पड़ेगा, रेंट वगैरह। वो उसमें ये भी करना चाह रहे हैं कि जो मास्टर्स के स्टूडेंट थे ना, जो अपने डिपेंडेंट लेके आ रहे थे, उनको खत्म करके वो सिर्फ पीएचडी तक रखना चाहते हैं, कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के बाद जो आते हैं ना स्टूडेंट पीएचडी के लिए या डॉक्टरेट के लिए, वो ही अपने स्पाउस को लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो तो ये कब से है? ये आई थिंक नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पास हो गया या आई थिंक ये अभी पास होगा नेक्स्ट ईयर लेकिन मार्च तक। तो अभी भी जो अभी करा रहा है वो अभी तो लोग आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। ये जस्ट अ प्रपोजल है, और अभी वो उस पे फाइनल भी Final होना है। ठीक है। एग्जैक्ट वो कट ऑफ टाइम एक बताएंगे किस टाइम के बाद। सही, ठीक है। कुछ खबरें ये आ रही है कि जनवरी से वो कट ऑफ टाइम है, पर इतना कोई अभी Reliable नहीं है, सॉलिड इन्फॉर्मेशन भी नहीं कुछ। काफी मे बी जो रेलिवेंट सॉलिसिटर हैं जो अभी कर रहे हैं इस फील्ड में काम में, भी वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं कोई गाइड नहीं करना चाहता इस पे कुछ ऐसा। तो बाकी ये है कि अभी जो लोग आ गए हैं एज अ डिपेंडेंट का क्या फ्यूचर है, और जो स्टूडेंट है उसका क्या फ्यूचर है? क्या वो आप समझते हैं कि वो जो इन्वेस्टमेंट और टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं, क्या उनको पे ऑफ करेगा इन द वे कि वो यहाँ पे पीआर ले लेंगे या सिटीजनशिप ले लेंगे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम? नहीं, वो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग के वो थोड़ा वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हुआ है कि अगर आप स्टडी पे आते हो, स्टडी कंप्लीट करते हो, फिर आप ग्रेजुएट वर्क स्कीम में जाते हो, वो भी कंप्लीट हो जाते हो। उसके बाद अगर आप टीयर 2 लेते हो जिसमें वर्क वीज़ा होता है, जो स्पॉन्सरशिप होता है, जो आपको ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपने 5 साल गुजारने हैं, देन यू क्वालिफाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। इट मीन्स कि आपने पहले 3-4 साल जो गुजारे हैं वो कहीं भी काउंट नहीं होंगे। वो आपको उस रूट पे ही आपको सिर्फ मिल सकती है पीआर। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल काम करते हैं और आपने टैक्स पे किया हुआ है एंड आप एलिजिबल हो, फिर पहले स्टडी वीज़े पे होता था कि आप कंटिन्यू स्टडी करते रहो, 10 साल बाद आप लीगली यूके का रूल का लीगली 10 साल रहते हो तो आपको वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे देते हैं। आप हमारे देखने को ये गाइड करें कि जो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे आ रहे हैं यूके में, इतनी ज़्यादा फीस दे के, इतनी महंगी फीस दे के, कि जब आप टीयर 2 पे शिफ्ट करेंगे तो टीयर 2 पे आपको क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कहा कि कोई कंपनी आपको टीयर 2 पे आप हायर करती है या आपको स्पॉन्सर देती है, अगर वो कंपनी बंद हो जाती है उसका तो उसकी क्या प्रिकॉशंस है, कितना टाइम है आपको नया स्पॉन्सर ढूंढने में, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑन द ग्राउंड अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस, कभी ऐसा हुआ है कि कोई टीयर 2 पे गया हो, उसका जो स्पॉन्सर वो भाग गया हो या बोगस हो या फेक हो, और वो अल्टीमेटली मेट एट द डेड एंड समथिंग लाइक दैट? नहीं, वो आपकी बात ठीक है। उसमें मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं, मैं किसी को मिला नहीं, पर ऑब्वियसली सुनने में आता है कि वो स्पॉन्सर उनका बोगस निकला, फिर उन्हें नया स्पॉन्सर ढूंढना पड़ा, देन उनको काफी ज्यादा पैसे देने पड़े। स्पॉन्सर वो फिर उसको पे करना है उसे। ऑब्वियसली अगर वो अपनी स्किल पे नहीं जा रहे, वो सिर्फ रुकने के लिए वीजा लेने के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी आपको कहेगी भैया हमें पे करें हम, और आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा एवरी मंथ। तो उसमें ये होता है कि वो ऑब्वियसली वो
अपना वो एक उन्होंने बिजनेस बना लिया हुआ है कि आपसे पैसे लेके तो फिर जी। आपको स्पॉन्सर दे देंगे। तो बेसिकली टियर 2 पे वही जाएगा जो जेन्युइनली आईटी स्पेशलिस्ट, स्किल्ड वर्कर मेडिकल है, रिलेटेड जॉब मेडिकल हो रिलेटेड, या प्रोफेशनल प्रोफेशनल रिलेटेड है, स्किल जॉब हो, वही है। अगर कोई कहे कि मैं कोई एज अ ऑड जॉब करके टियर 2 पे चला जाऊंगा उसका कोई फ्यूचर एज अ नहीं है, लेबर, क्योंकि उसमें वो बड़ा अनप्रडिक्टेबल है ना, बड़ा अनसर्टन है कि कुछ भी हो सकता है। मे बी 6 मंथ के बाद कुछ सीन हो जाए, कोई 1 साल बाद हो जाए, नहीं अगर 5 कोई साल। फॉर एग्जांपल अपनी स्टडी मुकम्मल करने के बाद कोई लोअर मैनेजर लोअर जॉब करना चाहता है, फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी लेवल पे कोई जॉब करना चाहता है, तो उसमें भी तो हो ही सकता है ना, अगर उसे मिलता है। फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी की रिसेप्शनिस्ट में चला जाता है, बुक कीपिंग में चला जाता है। उसमें भी वो उसमें कैटेगरीज होती हैं कि आपको किस वो, क्योंकि ऑब्वियसली यूके का भी एक वो पूरा एक वो मैनुअल है, उसके अंदर आपने देखना होता है कि आपको किस कैटेगरी में वो आपकी क्वालिफिकेशन के साथ किस कैटेगरी में आपको स्पॉन्सर दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक और है। उसमें ये होता है कि अगर आप वो कंपनी में टीयर 2 लेते हैं, स्पॉन्सर लेते हैं, वो कहते हैं हमारे पास काम नहीं, आप वो ढूंढ रहे हैं, पर उसमें मसला होता है कि वो जो स्पॉन्सर का जो कोड होता है ना, वो आप उसी के रिलेटेड ही जॉब कर सकते हैं, आप कोई और नई जॉब नहीं कर अच्छा सकते, अच्छा, ठीक आप हो उसी गया, फील्ड में ही काम कर सकते उसी हैं। फील्ड में। ये भी काफी लोगों को नहीं पता होता कि लेट से अगर आपने ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई ले लिया तो आपने ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ही जॉब करनी होती है। अगर मैनेजरियल लेवल पे आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव तो आप कहीं भी कर सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली वो किसी तो और कहीं भी को। कर सकते हैं और ना। उसमें भी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स होते हैं जिसमें आप अपनी कंपनी से हट के किसी कंपनी में 20 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते काम। इट मीन्स कि आप कहीं भी काम करना जाएंगे, अगर आपका वो मेन स्पॉन्सर नहीं है तो फिर आप उसके साथ 20 घंटे ही काम कर सकते हैं। तो आई थिंक इन शॉर्ट यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने आना है, अगर वो जेन्युइनली पाकिस्तान में उसका एक्सपीरियंस है किसी अच्छी फील्ड में और वो इधर आके मास्टर्स करता है, फिर उसको इजीली अच्छी जॉब मिल जाती है। उसके लिए अच्छा फ्यूचर इंटर के बाद आना इज अ बिग रिस्क, क्योंकि एक तो वो बड़ा यंग होता है बंदा, 18-20 साल की एज होती है, तो वो उसको होता है कि यार मैं जल्दी जल्दी जाके सेटल हो जाऊँ। टाइम लगता है, आपको पहले 3-4 साल की स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर आपको अपनी फील्ड में लंबा रूट है, लंबा रूट है, आपको पूरा डिटर्मिनेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तभी वही आप और वही चैलेंज है, वो हमारे लोगों में पेशेंस नहीं है, पेशेंस, और उसके बाद नॉलेज भी नहीं है ना। मसला यह है कि वो उनकी स्कूल ऑफ थॉट वो नहीं है जो होना चाहिए। वो समझते हैं कि यार बस बहुत ईजी है जाके सेटल होना। मे बी ईजी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अदर कंट्रीज में जहाँ पे लोग जाते हैं और जल्दी सेटल हो जाते हैं, पर यूके में चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितनी लोग समझ रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। और वैसे भी बहुत ही महंगा हो गया हुआ है स्टडी करना यूके में, क्योंकि अगर आप खुद सोचें, अगर आपने 13-14 हज़ार पाउंड एक साल की फीस जमा करवानी है, तो टाइम्स आप अगर ऑलमोस्ट 400 के करीब आपका पाउंड जा रहा है, तो आप यू कैन इमेजिन अमाउंट ऑफ मनी यू गोना स्पेंड। और आपने ये देखना यार मुझे आउटकम क्या मिल रहा है, क्या मुझे वाकई ही। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने आना है तो जेन्युइनली अगर वो स्टडी करना चाहता है फिर आए, क्योंकि फिर वो दिल से पढ़ेगा और उसको पता होगा यार मेरा ये फ्यूचर है। अगर वो सिर्फ जस्ट जस्ट फॉर सेक के आना चाहता हूँ, मैं बाहर आके जनाब मैं अच्छी जॉब कर लूंगा, वो जॉब नहीं मिलेगी जब तक आपके पास वो रेलिवेंट स्किल्स नहीं होंगे, एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो भाइयों देखें, इसमें अगर हम समराइज करें इनको, तो देखें कि द अमाउंट दैट यू गोइंग टू इन्वेस्ट इन, आप देखें उसका रिटर्न आपको कब मिलेगा, यील्ड आपको कब मिलेगी और कितनी मिलेगी। आप देखें कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर यू स्पेंड, हाउ मच मनी यू स्पेंड, और आफ्टर स्पेंडिंग दैट टाइम एंड अमाउंट, कि आप उसकी यील्ड कितनी मिलेगी और कब मिलेगी, सर्टेनिटी क्या है, रिस्क क्या है। आप आने से पहले तसल्ली से इसके ऊपर होमवर्क करें, फिर आए। स्पेशली जो इंटर के करने के बाद आ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके बहुत ही लंबा रूट है और बहुत ही हार्डशिप है। अगर वो जेन्युइन स्टूडेंट है, पाकिस्तान से उनको कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, तो वो आए, आके स्टडी करें प्रॉपरली। और वो ये बिल्कुल ना सोचे कि आते ही यहाँ पे वो इतने पैसे कमाएंगे कि पाकिस्तान भी भेजेंगे और इधर फीस भी देंगे। तो ये एक नाइटमेयर है, ये ख्वाब है, ठीक है। ये बेसिक ग्राउंड रियलिटी है। अगर वो कहता है कि यूके आके, क्यों जैसे ही है ना कि अगर वो स्टडी भी करेगा और साथ पैसे भी पाकिस्तान भेजेगा, तो ये सब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और फिर अपनी स्टडी को कम्प्रोमाइज करेगा 100%, क्योंकि वो नंबर ऑफ आवर्स उसके बढ़ जाएंगे। और फिर एक्सपेक्टेशन भी पता है पाकिस्तान में लोगों की बहुत हाई लेवल पे चली जाती हैं। आपने 2-3 माह पैसे भेजे, फिर वो समझते हैं यार बस सही सेट हो गया लड़का, अब इसको ऊपर जिम्मेदारी डालनी शुरू कर देते हैं। तो फिर वो बंदा परेशान हो जाता है, मैंने क्या करना। उसमें ग्रेजुएशन पे जो आता है, जो इंटर करने के बाद आता है, वो तो 5-6 साल तो भूल जाए उसने पैसा पाकिस्तान भेजने हैं, बल्कि उसने मंगवाना है उल्टा। जी। तो इसमें एक और मैंने सुना था कि एयरपोर्ट पे जब कोई स्टूडेंट लैंड करते तो होम ऑफिस वाले ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप हमें शो करें कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि नहीं। जी, सुनने में कुछ आया कि रिसेंटली इन्होंने थोड़ा सा स्पॉट चेक्स किए हैं, मेक श्योर करना चाह रहे थे कि रैंडम चेक करते थे कि स्टूडेंट जितनी स्पीड से जो आ रहे हैं, तो वो चेक करना चाह रहे थे कि वाकई जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो। तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था कि सुनने में आया कोई उन्होंने पूछा भैया आप बताएं, अपने बैंक स्टेटमेंट शो करवाएं, आप अपने अकाउंट शो कराएं कि आपके पास अभी वो स्टिल अमाउंट है जो आपने
एप्लीकेशन के टाइम पे आपने शो कराई थी कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं जाकर अपने लिविंग एक्सपेंस बेयर कर सकता हूँ। आई थिंक ये भी एक इंफॉर्मेशन ही है, लोगों को पता होना चाहिए कि इतना अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट बना के भी आ रहे हैं तो फिर दे कैन इवन इन्वेस्टिगेट यू हियर इन यूके एज वेल। तो इतना आसान नहीं है जितना आसान समझा तो वो लोग। एक ये कुछ चीज़ है कि अब देखें हर चीज़ का उनको पता है, अंदाज़ा है, तो आप हमेशा लीगल वे को फॉलो करें और लीगली अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवाएं। क्योंकि अगर आप आते हैं तो अगर उनको पता चलेगा वो फॉलो अप में कि आपने कोई भी फॉर्जरी की है तो वो आपको सू भी कर सकते हैं, डिपोर्ट भी कर सकते हैं और आपका फ्यूचर बिल्कुल डार्क हो सकता है। तो प्लीज़ जब अगर आपका यूके आने का माइंड है तो तसल्ली से बैठ के होमवर्क करके सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर स्टेप उठाएं। और खुद रिसर्च करें, मेरा ज़्यादा लोगों पर इन्फॉर्मेशन पर रिलाय ना करें, क्योंकि हमारे लोग होते हैं जो शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं कि स्पेशली जो एजेंट वहाँ बैठे हैं जो अपनी जिनको सिर्फ अपनी फीस होती है, हाँ उनको जी, मिलने का अपनी कमीशन होती है, वो प्रॉपर गाइड नहीं करते। नहीं उनका बस ये करते। होता है कि आप बस चले जाएं और आपके वहाँ पे ये भी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो वो एक्चुअल वैसा नहीं होता। मोस्टली जो पाकिस्तान में या इंडिया में जो भी एजेंट वगैरह बैठे हैं, कंसल्टेंट्स बैठे हैं, वो खुद कभी आए नहीं यूके। मसला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो क्या खुद कभी आए यूके? वो खुद नहीं आए कभी, उनको पता ही नहीं है इधर की लाइफ कैसी है। वो सिर्फ वेरी गुड। इंफॉर्मेशन देते हैं इमेजिनेशन बेस पे बैठ के ना, हाँ जी। कि अच्छा इधर ये होगा वो होगा। तो अगर वो खुद आके एक्सपीरियंस, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया खुद, मैंने वो जर्नी को पूरा एक्सपीरियंस करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यार मैंने ये फील किया, ये ऐसे ऐसे हुआ। अगर मैं किसी को इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मैं उनको 100% अपने एक्सपीरियंस से दूंगा, क्योंकि मैंने वो खुद फेस किया हुआ सारा एक्सपीरियंस। जी। और वो जो बंदे बैठे हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको सही देते नहीं, क्योंकि अगर वो सही इन्फॉर्मेशन देना चलेंगे वो बिजनेस बंद हो जाएगा बिजनेस उनका, बंद हो जाएगा। कोई जाएगा नहीं उनके पास। जी। तो तो भाइयों आपने अगर आना है तो आप खुद बैठ के पहले रिसर्च करें, यूनिवर्सिटी के प्रॉपरली होमवर्क करके आएँ, अदरवाइज आप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं। और थैंक यू शाहिद, आपने टाइम दिया, यू बहुत वेलकम ही जनाब, ज़्यादा थैंक यू आपने वेरी मच। हमारे देखने वालों को गाइड किया है। और अब मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारी वीडियो देखेगा उसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह। मिलेगी और अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने के लिए उनको एक अच्छी जो है वो बेस मिल जाएगी कि आया कि यूके इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो, और कि वो पाकिस्तान में रहें या कहीं और मुल्क चूज़ करें। क्योंकि जब आप अपनी कोई डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट और इन्फॉर्मेशन होती है तो वो उसका अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन अगर अब यू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशंस तो वो डेफिनेटली आपको नुकसान होता है। मैं एक लास्ट बात ये करना चाहूँगा कि मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को फॉलो करते हैं, यार मेरा वो फ्रेंड चला गया, वो फ्रेंड चला गया। हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये भी समझना चाहिए कि मे बी कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनको भेजना बाहर। तो फिर हमारे बच्चे जो होते हैं ना, वो स्टूडेंट, वो बड़े इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स को। वो फिर बेचारे मजबूर होते हैं, वो फिर कहते हैं ये भी बेच दो, वो भी बेच दो और भेज दो। पर वो समझने बात नहीं समझ रहे कि यूके आना ही इज नॉट इनफ नहीं है, इधर आके रहना, इधर आपको अपने आप को सही डायरेक्शन में रियल रखना। जर्नी स्टार्ट ही तब होती है, स्टार्ट तब इन होती अदर है जब आप, वर्ड्स। तो अगर किसी को आप फॉलो करके अपना ड्रीम, अगर आप अपना प्लान बनाएंगे कि मेरा फ्यूचर ये, उसको मैं फॉलो करूंगा तो मेरा बन जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपने खुद देखना होता है कि आपके सर्कमस्टांसिस, फैमिली के सर्कमस्टांसिस क्या आपको अलाउ करते हैं कि आप इस तरह के डिसीजन लें कि जो आपकी फैमिली भी ज्यादा वो इमोशनली, वो होता है ना कि बंदा वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या अफोर्ड कर पाएंगे। मसलन हम अगर देखें इन अदर वर्ड्स, आप भाई जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपने कोई भी डिसीजन लेना फ्यूचर का, आपने अपने गिवन सर्कमस्टांसेस और गिवन रिसोर्सेज को स्पेशली गिवन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, आपने उसी के अंदर रह के अपना डिसीजन करें तो ही आप एक किसी को अच्छा, फॉलो करके डिसीजन करेंगे किसी को फॉलो करके नहीं करें, बिल्कुल। तो इन द एंड थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई। वेलकम जनाब, थैंक यू। तो देखने वालों दोस्तों सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जी वीडियो इनका देखी। चैनल सब्सक्राइब करें जी, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह जी मैं भी लोगों को जी, बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, थैंक यू।